हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तनु गुप्ता। यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए एफएलटी फुल टेस्ट सीरीज की यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर सीरीज रहने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि फुल टेस्ट सीरीज का जो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, 4th नंबर की टेस्ट सीरीज लग रही है और यहाँ पर क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इन्हीं सब टेस्ट सीरीजों की पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे ऐप पर चले जाना है जिसका नाम यूपीएससी नट है। ऐप पर जाने के बाद आप टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे और वहां से आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट वगैरह जो निकलवा सकते हो। और यूपीएससी नेट की बात किया तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दिया है और हमको सर्च भी कर लेना है आपको प्ले स्टोर पर यूपीएससी नेट, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एमपीपीएससी को ही ध्यान में रखते हो हमारा एक मॉडल चल रहा है प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बहुत ही आप लोगों सभी का फेवरेट है। ये हमारा जो कोर्स चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वाइज एमसीक्यू चल रहे हैं, आप इसको ज्वाइन जो है कर सकते हो। थोड़ा सा आज स्वस्थ अस्वस्थ है, पहले ही बता देते हैं, आवाज 19-20 हो सकती है ना, थोड़ा खांसी वगैरह आ सकती है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी कोशिश करेंगे कुछ भी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। पहले क्वेश्चन की बात की जाएगी। पहला क्वेश्चन सूची 1 है और सूची 2 है, यहाँ पर मिलाने वाली बात यहाँ पर की जा रही है। जैसे ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद की अगर हम बात करें, यहाँ पर ऋग्वेद जो है आपका कौशिक की संबंधित है। यहाँ से सामवेद की बात किया तो कैन संबंधित है। अथर्ववेद की बात की जाए आपका मांडुक संबंधित है और यजुर्वेद की बात किया तो मैत्रेयी संबंधित है। ऋग्वेद से आपके जो उपनिषद हैं वो कौन कौन से होते हैं ऋग्वेद में? उपनिषद ऐतरेय एवं कौशिक की होता है, तो यहाँ पर कौशिक की एक है, दूसरा आपका क्या होता है? ऐतरेय भी होता है, याद रखेगा। इसी तरह सामवेद की बात किया, सामवेद में आपका केन होता है और एक कौन सा होता है? छंदोग्ध उपनिषद होता है। कौन सा होता है? छंदोग्ध उपनिषद भी होता है, याद रखेगा, ठीक है। इसी तरह यजुर्वेद की बात किया तो यजुर्वेद में एक आपका मैत्रेयी होता है और एक और आपका होता है कौन सा? तैत्तिरीय होता है। क्या होता है? तैत्तिरीय भी होता है उपनिषद। और आपके अथर्ववेद की बात किया तो अथर्ववेद में आपका मुंडक उपनिषद होता है और एक होता है मांडुक उपनिषद। तो एक होता है मुंडक उपनिषद और एक होता है मांडुक उपनिषद। तो आपके उपनिषद है, ये क्या है? ये उपनिषद, ये क्या लिख दिया? ये आपके क्या है? उपनिषद, याद रखिएगा, है ना, उपनिषद है ये। और किस आपके वेद से कौन सा उपनिषद है इसकी बात की गई है। ऑप्शन की बात किया तो यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस उपनिषद में सत्यकाम जावाली की कथा का जो है उल्लेख मिलता है? ऐसा कौन सा उपनिषद है जहां पर सत्यकाम जावाली की आपकी कथा का जो है उल्लेख मिलता है? आपका ऑप्शन रहेगा छंदोग्ध उपनिषद में सत्यकाम जावाली की कथा वर्णन मिलता है। इसी तरह आता है याज्ञवल्क्य स्मृति का रचना काल क्या है? याज्ञवल्क्य स्मृति की जो रचना है ना, और यह किस काल में लिखी गई है, किस काल खंड से संबंधित है? बात की जाए आपकी आपकी किसमें? गुप्त पूर्वकालीन जो आपकी रचना का काल है। याज्ञवल्क्य स्मृति का जो है आपका कौन सा काल है? गुप्त पूर्वकालीन इस काल है, याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे और भी हैं, जैसे मनुस्मृति है, मनुस्मृति भी गुप्त पूर्व काल में ही लिखी गई है ना। आपकी याज्ञवल्क्य स्मृति भी आपकी गुप्त पूर्व काल लिखी गई है। नारद स्मृति की बात किया है तो आपकी यहाँ पर अगर बात किया नारद स्मृति कौन सी है? नारद स्मृति की बात किया तो आपकी ये गुप्तकालीन में लिखी गई है। गुप्त काल में आपकी पाराशर स्मृति भी लिखी गई है। कौन सी है? पाराशर स्मृति भी है। और गुप्त काल में ही आपकी बात किया तो बृहस्पति स्मृति भी लिखी गई है, बृहस्पति स्मृति भी लिखी गई है। और गुप्तकालीन आपकी कात्यायन भी है। कौन सी है? कात्यायन भी है, आपकी स्मृति है। तो ये सभी स्मृतियां आपकी गुप्तकालीन है और याज्ञवल्क्य एवं मनुस्मृति आपकी गुप्त पूर्वकालीन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा ऋण ऋण त्रय में शामिल नहीं है? ऋण त्रय में शामिल कौन से आपके ऋण होते हैं? आप कहेंगे ऋषि ऋण, अतिथि ऋण एवं पितृ ऋण और देव ऋण। तो इनमें से अगर बात किया है तो आपके ऋण त्रय में शामिल कौन कौन से? एक तो आपका ऋषि ऋण शामिल है, दूसरा आपका पितृ ऋण शामिल है और तीसरा आपका ऋण देव शामिल है। अगर बात की जाए हम यहाँ पर अतिथि ऋण की, तो अतिथि ऋण इसमें जो है आपका शामिल नहीं होता है, तो ऑप्शन कहेंगे बी वाला शामिल नहीं है। जबकि ऋण त्रय के अंतर्गत ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण जो है कहे जाते हैं आपके तिर ऋण के रूप में। 16 महान जनपदों में से किस राज्य में गणतांत्रिक प्रशासन प्रणाली प्रचलन में नहीं थी? आपके 16 महाजनपद थे, आप सभी को पता होगा। इन 16 महाजनपदों में गणतांत्रिक शासन प्रणाली कहां पर नहीं थी बात की जा रही है। तो महाजनपद में दो प्रकार के जनपद हुए हैं, एक तो आपका गणतांत्रिक जनपद हुआ है, दूसरा आपका राजतंत्रात्मक जो है जनपद के रूप में जो है जाने जाते थे। अब यहाँ पर कह रहा है कि किस ऐसी कौन सी एक जनपद था, महाजनपद था, जिसमें गणतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी? मल्ल में गणतांत्रिक थी, कुरु में भी गणतांत्रिक थी और पांचाल में भी। जबकि बतस्स में बात की है तो बतस्स में आपकी जो है कहेंगे गणतांत्रिक नहीं थी, वहां पर राजतंत्रात्मक आपको देखने को
मिल रही थी। कैसी? राजतंत्रात्मक देखने को मिल रही थी। चलिए, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग क्या है? भाई अष्टांगिक मार्ग की जो संकल्पना का अंग है, क्या है? सम्यक दृष्टि, है ना, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये आपके अष्टांगिक मार्ग है। लेकिन कह रहा है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग कौन सा है? तो आप कहेंगे धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का आपका जो है अंग माना जाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है ना। धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र जो है आपके सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये आपके 8 ऐसे आपके क्या है? संकल्पना मार्ग है जो आपके धर्म चक्र के रूप में जो है जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को विस्तृत विवरण दिया हुआ है? सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का जो विवरण है किसके द्वारा? तो इब्न बतूता के द्वारा जो है दिया गया है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है ना। और एक चीज और भी याद रखना है आपको, जो डाक व्यवस्था है इन चारों ऑप्शन में बात किया रही है, इब्न बतूता के काल में देखने को मिली थी डाक व्यवस्था, लेकिन तुगलक काल में अगर बात किया है तो यह भारत में और अच्छे तरीके से फैल गई थी, ये भी याद रखेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में किसने कहा कि कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है? ये बात किसने कही थी कांग्रेस के संबंध में कि कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है? आप कहेंगे अश्विन कुमार दत्त के द्वारा। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कांग्रेस का सम्मेलन अब 3 दिनों का तमाशा होता है, याद रखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? महात्मा गांधी के द्वारा जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था इसका समर्थन इसलिए किया गया क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए खिलाफत आंदोलन का जो है क्या किया था? इन्होंने समर्थन किया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। घटनाओं पर विचार कर लेते हैं। यहाँ पर आता है कि बाल गंगाधर तिलक का निधन। बाल गंगाधर तिलक का निधन की बात किया तो आपकी 1 अगस्त 1920 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात किया तो यह आपकी 13 अप्रैल 1919 से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन की बात की जाए तो आपकी 1919 में है, लेकिन यह 26 से 30 दिसंबर के बीच में हुआ था 1919 में। और रोलेट सत्याग्रह की बात किया तो 6 अप्रैल 1919 से है, संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो आपका सही रहेगा, पहले आएगा 4 नंबर का, फिर आपका आएगा दूसरा वाला, फिर इसके बाद तीसरा, फिर आपका पहला। तो आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। डेट वाइज लिख दिया है, आप इसको जो है कंप्लीट जो है कर सकते हो। नेक्स्ट बात क्वेश्चन की बात की जाए, उज्जैनी भुजंग किस कल्चुरी शासक को कहा जाता है? भाई उज्जैनी जो भुजंग है आप कहेंगे युवराज देव प्रथम को। युवराज देव प्रथम को उज्जैनी भुजंग के रूप में जो है जाना जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में नवग्रह का मेला जो है आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है? तो अब मध्य प्रदेश का जिला की बात की जाए तो भाई मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में, किसके? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नवग्रह का मेला लगता है, जिसे मकर संक्रांति के पर्व पर लगाया जाता है। मकर संक्रांति के पर्व पर लगाया जाता है। दतिया में बात किया तो दतिया में रतनगढ़ का मेला लगता है। दतिया में रतनगढ़ का मेला लगता है, याद रखिएगा। और दतिया में रामलीला भी मेला लगता है। कौन सा? रामलीला मेला भी लगता है। ठीक है। मुरैना में बात किया तो नागा जी का मेला लगता है। मुरैना में नागा जी का मेला लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। पंडित कुमार गंधर्व के लिए प्रसिद्ध है। पंडित कुमार गंधर्व जो है शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। चीचली की घटना मध्य प्रदेश के किस जिले में संबंधित है? भाई चीचली की घटना जो घटित हुई थी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से संबंधित है। कौन से? नरसिंहपुर जिले से चीचली की घटना जो है संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कालिदास की किस रचना का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है? तो कुमार संभव, मेघदूतम, रघुवंशम एवं अभिज्ञान शकुंतलम। तो आप कहेंगे अभिज्ञान शकुंतलम एक ऐसी रचना है कालिदास की और इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो है किया गया है। कालिदास की सभी चारों की चारों रचनाएं हैं। सन 1857 में रीवा राज्य के राजा का नाम बताइए। रीवा राज्य के राजा का नाम 1857 के दरमियान जो है आपके बघेली रियासत से संबंधित थे रघुराज सिंह। कौन थे? रघुराज सिंह जो है संबंधित थे। नेक्स्ट आता है, छिपा शिल्प कला के बारे में कौन सा कथन असत, मतलब कि गलत ऑप्शन छिपा शिल्प कला के बारे में कौन सा है? इसे कपड़ों पर विभिन्न रंगों की सहायता से बनाया जाता है, करेक्ट है। इसे यह एक हथकरघा शिल्प का भाग है, ये भी करेक्ट है। उज्जैन का भेरूगढ़ छिपा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, करेक्ट है। श्रीमती बत्तोबाई छिपा शिल्प कला के कलाकार है। नहीं भाई, छिपा शिल्प कला के कलाकार जो है आपके बत्तोबाई नहीं है, याद रखिएगा, है ना। बत्तोबाई की बात किया तो छिपा शिल्प के कलाकार न होकर बत्तोबाई जो है आपकी गुड़िया कलाकार है, भीली गुड़िया कलाकार है। बात किया तो भीली गुड़िया कलाकार है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पर डी वाला गलत है।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं लिखी गई है? तो माखनलाल चतुर्वेदी दीप से दीप जले लिखी है, साहित्य के देवता लिखी है और केली एवं कोकिला लिखी है। जबकि सभा के खेल की बात किया, ये आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है, सुभद्रा चौहान की है, ना कि आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की है। मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाणिक स्थल नर्मदा टोली की खोज जो है कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में जो आपकी ताम्र पाषाणिक स्थल नर्मदा टोली है, इसकी खोज 1952 से 1953 के दौरान की गई थी। अच्छा, यहाँ से भूरे रंग के मृदभांड जो है मिले हुए हैं। कैसे? भूरे रंग के मृदभांड जो है आपके यहाँ पर जो है आपके मिले हुए हैं, याद रखिएगा। और यह कहाँ पर है? महेश्वर खरगोन में नर्मदा नदी के किनारे जो है आपका नर्मदा टोली स्थित है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गौरैया लोक नाट्य प्रचलित है? तो मध्य प्रदेश के गौरैया लोक नाट्य की बात करें तो बघेलखंड क्षेत्र में जो है प्रचलित है ना। बारात आगमन के समय पे इसको किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही है? कथन और कारण कहता है। और यहाँ पर कौन सा सही है? गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। क्या ये सही है? तो आप कहेंगे गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। आयु आकार लंबाई के कारण, ध्यान रखिएगा, आयु आकार एवं लंबाई के कारण इसे क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे दक्षिण की गंगा जो है कहा जाता है, इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। करेक्ट है। गोदावरी की सहायक नदियों में दुधना, पिरवरा, पैनगंगा इत्यादि इसकी नदियां हैं। तो आप कहेंगे इसकी कई सारी इसकी नदियां जो है इसकी क्या है? सहायक के तौर पर जानी जाती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबक से निकलती है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी सही जो है कर रहा है। नेक्स्ट आता है, सूची एक झील है, सूची दो राज्य है, कौन सी झील किस राज्य से संबंधित है? जैसे सोनबीर झील की बात की है तो असम राज्य में स्थित है। बेलंदुर झील की बात किया तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। पेलपाला झील की बात किया तो मिजोरम राज्य में है। और सोमोरिरी झील की बात किया तो लद्दाख में है। ऑप्शन जो है आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन एलेनिनो के बारे में सही नहीं है? मतलब गलत ऑप्शन कौन सा है? यह पेरू के पश्चिमी तटीय से उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। बिल्कुल बात ठीक है। ये आपका अगर बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इस टाइप में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। इस टाइप में आपको यहाँ पर 19-20 बन जाए तो मैनेज कर लेना है ना। ये आपका मान लेते हैं साउथ अमेरिका, क्या है? साउथ अमेरिका है। ये आपका जो पेरू वाला तट है ये वाला, तो यह उत्तर से दक्षिण की ओर, कैसी है? उत्तर से दक्षिण की ओर जो है क्या होती है? प्रवाहित होती है। एल नीनो, बात ठीक है। यह एक उपसतही गर्म जलधारा है। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ठीक है। प्रतिवर्ष 2 वर्ष के अंतराल में प्रवाहित होती है? नहीं, 2 वर्ष के अंतराल में यह प्रवाहित नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 वर्ष के अंतराल में प्रवाहित होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। दक्षिण पश्चिम भारतीय मानसून को यह बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। बिल्कुल बात ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। 2 वर्ष के अंतराल में नहीं बल्कि 5 से 7 वर्ष के अंतराल में है प्रवाहित होती है। सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम कौन सा है 2025 के अनुसार? अवरोही क्रम की बात की जा रही है तो आपका अवरोही क्रम में उड़ीसा आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, झारखंड आएगा, फिर आपका चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। बात की जाए 2018-19 में कितने प्रतिशत क्षेत्र भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत जो है 45.32% आते हैं, याद रखिएगा, है ना। और यह जो 18-19 की यहाँ पर डेटा की बात यहाँ पर की गई है 45.32%। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की बात की जा रही है तो आप कहेंगे 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। अगर बात की जाए परमाणु में कहां पर की गई थी तो मुंबई में जो है इसकी स्थापना किया गया था, ये भी याद रख सकते हैं, 10 अगस्त 1948 को। वर्तमान में सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम किस राज्य पर है दिसंबर 2025 के अनुसार? वर्तमान में सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी के मामले में बात की जा रही है कि प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे तो 25 के अनुसार बात की जाए तो आप बोलोगे राजस्थान राज्य है सौर ऊर्जा के मामले में प्रथम स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है, कौन सा एक घटक जो है हरित क्रांति के घटकों में शामिल किया गया है? हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के मामले में कौन सा घटक यहाँ पर शामिल किया गया है? तो अधिक उपज वाले बीज बिल्कुल शामिल किए गए, सिंचाई की पर्याप्त सुविधा भी शामिल की गई है, आधुनिक कृषि उपकरण एवं तकनीक का प्रयोग शामिल किया गया है, जैविक, अरे भाई हरित क्रांति चल रही है जैविक कृषि थोड़ी ना आ जाएगी, तो केवल पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंग अनुपात जो है किस राज्य का है? भाई चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जा रही है, कौन सी? चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जा रही है कि शिशु लिंग अनुपात 2011 के अनुसार सबसे कम किस राज्य का है? आप बोलोगे जो सबसे कम है आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य का होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। आप कहेंगे हरियाणा का है, किसका है? हरियाणा का सबसे कम है 834 से याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो है अरुणाचल प्रदेश का है, लेकिन सबसे कम पूछा जाए तो आप कहेंगे
आपका हरियाणा का है 834। हरियाणा के बाद पंजाब का आता है 846 आता है। इसके बाद आपका जम्मू कश्मीर की 862 आता है और राजस्थान का आपका 888 आता है, रखिएगा, है ना। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश का नाम आ जाता 972, वहीं मिजोरम का नाम आ जाता 970 और उसके बाद मेघालय का नाम आ जाता कितना 970 इसका भी है और फिर छत्तीसगढ़ का नाम आ जाता 969। ये आपके सर्वाधिक वाले हैं लिंगानुपात वाले, ये आपके सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य हैं। हाल ही में चक्रवात मोथा का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? भाई हाल ही में चक्रवात मोथा अक्टूबर 2025 में के दौरान आया था, अक्टूबर 2025 के दौरान आया था और इसको बंगाल की खाड़ी में आया था। ये वाली जो बंगाली खाड़ी है यहाँ पर आया था और इसने जो है किस क्षेत्र से प्रभावित किया था? बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र को इसने प्रभावित किया था, जिससे भारत का आंध्र प्रदेश तट एवं उड़ीसा तट सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया था। कुल्लू घाटी किन दो श्रेणियों के मध्य में अवस्थित है? कुल्लू घाटी की बात की जा रही है तो जो कुल्लू घाटी है वो महान एवं लघु हिमालय के बीच में है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। कौन सी श्रेणी महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती? महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है बात की जा रही है तो आप कहेंगे धूपगढ़ आती है, चौरागढ़ भी आती है, नंदीगढ़ भी आती है। जबकि बात की जाए बीजागढ़, बीजागढ़ नहीं आती आपकी, है ना। बीजागढ़ की बात किया तो राजपीपला श्रेणी के अंतर्गत आती है। बीजागढ़ कौन सी है? राजपीपला श्रेणी के अंतर्गत जो है आती है, ना कि आपकी महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। महादेव पर्वत श्रेणी में बात किया तो धूपगढ़ जो कि सबसे ऊंचाई पर है 1350 मीटर। इसके बाद पचमढ़ी भी आती है, चौरागढ़ भी आती है, नंदीगढ़ भी आती है, कालीभीत आदि पर्वत चोटियां महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। बनास नदी किस मुख्य नदी की सहायक नदी है? भाई बनास नदी की बात किया है, बनास नदी चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी है। संयुक्त राष्ट्र संघ 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? भाई बात की जा रही है कि यूएन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में, अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में जो है घोषित किया हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए हो, रिक्वेस्ट है आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके की प्रॉपर तरीके से चीजें आती रहती हैं तो अच्छा भी लगता है, मोटिवेशन मिलता है। साथ में हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट, इसको आप लोग डाउनलोड करके मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं उसको भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी जो है पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर पाओगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में जो वनावरण है कितने वर्ग किलोमीटर में है? मध्य प्रदेश में वनावरण की बात किया है 77,073 वर्ग किलोमीटर में, 77,073 वर्ग किलोमीटर में आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश का वनावरण 77,073 वर्ग किलोमीटर में है। कौन सा मध्य प्रदेश में वर्षा संबंधी क्वेश्चन असत्य है? वर्षा संबंधी मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है, ये तो सही है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बात की जाए तो बालाघाट है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा बढ़ती है, बढ़ती नहीं है बल्कि वर्षा क्या होती है? वर्षा कहेंगे घटती है, तो ऑप्शन जो है सी वाला गलत हो गया। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा ऋतु के समय सबसे कम वर्षा होती है, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सहकारी शुगर मिल बरलाई किस जिले में है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सहकारी शुगर मिल बरलाई में लगी है, लेकिन यह किस जिले में है? आप कहेंगे इंदौर जिले में स्थित है। कहां पर है? इंदौर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए बात की जाए, बुढ़ार क्षेत्र प्रसिद्ध है। बुढ़ार क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? आप कहेंगे कोयला उत्पादन के लिए। किसके लिए? बुढ़ार क्षेत्र जो है कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बुढ़ार क्षेत्र की बात किया तो शहडोल में है। कहां पर है? शहडोल में है, ये भी याद रखना है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कब स्थापित किया गया? अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की बात की जाए आपके अनूपपुर में है। अब दूसरी बात, यह 1965 में स्थापित जो है किया गया था। कौन सा? 1965 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग पर कटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती हैं। उत्तर पश्चिम भाग कौन सा है? ये मान लो मध्य प्रदेश है, ये आपका रहेगा उत्तर पश्चिम। बिल्कुल बात ठीक है, कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती हैं, वर्षा कम होती है। मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग अर्धशुष्क जलवायु का क्षेत्र है। भाई ये भी करेक्ट है, दोनों सही है तो ए वाले पे टिक करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग को अलग से गठन किया गया है? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का जो अलग से गठन है अप्रैल 2010 में किया गया था, याद रखिएगा, अप्रैल 2010 में जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल जो श्रमिकों में से कितने प्रतिशत कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं? तो मध्य प्रदेश में जितने भी कुल श्रमिक है इनमें से कितने प्रतिशत कृषि गति एग्रीकल्चर में एक्टिविटीज जो है रखते हैं? आप कहेंगे फिर 69.8%। कितना? 69.8% जो है आपके एग्रीकल्चर से मध्य प्रदेश में संबंधित है। कौन सा संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं है? इन चारों में महिला सदस्य की बात किया, सुचेता कृपलानी महिला सदस्य थी, सरोजिनी नायडू भी थी और मालती चौधरी भी थी। जबकि हंसा अग्रवाल की बात किया तो यह महिला सदस्य नहीं थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की बात की है 1946 के समय में 15 महिला सदस्य के तौर पर जो है चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए बात की जाए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
352 संशोधन में जो है किया गया है। 352 में संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं किया गया था, 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में जो है किया गया था। तो आप कहेंगे पहला गलत हो गया। उक्त संशोधन के बाद आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र शब्द जो है जोड़ा गया है। तो आपातकाल में आंतरिक के स्थान पर सशस्त्र शब्द को जोड़ा गया था। तो यह 42वें संविधान संशोधन नहीं, 44वें संविधान संशोधन में, ये भी ऑप्शन गलत है। आपका पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण प्रदान किया गया। प्रोन्नति मतलब कि नौकरी लगने में नहीं, प्रमोशन में बात करिए कि जो प्रमोशंस होते हैं उस प्रमोशन में, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, प्रमोशन में शेड्यूल कास्ट को जो है, शेड्यूल ट्राइब्स को गवर्नमेंट में सर्विसेज में जो क्या आरक्षण प्रदान किया गया है। तो सॉरी, तो आप कहेंगे 77वें संविधान संशोधन में कब हुआ था? 1995 में हुआ था। इसमें जो है एससी एवं एसटी दोनों को जो है प्रोन्नति में आरक्षण प्रदान जो है किया गया है 77वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत का संविधान अनुच्छेद 24 में जोखिमपूर्ण कार्यों संबंधी कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध कैसा है? ऐसा निषेध आप कहेंगे पूर्ण निषेध है। कैसा है? पूर्ण निषेध है। आर्टिकल 24 के तहत जो बालक होते हैं उन्हें कारखानों वगैरह में 0 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को काम नहीं करवा सकते, पूर्ण निषेध जो है रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, विधान परिषद के सदस्य भी शामिल नहीं होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ पर कहेंगे केवल तीसरा ऑप्शन तो यहाँ शामिल होते हैं, लेकिन पूछा है शामिल कौन सा शामिल नहीं है, तो पहला और दूसरा शामिल नहीं होते, जबकि तीसरा वाला तो शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रथम लोकसभा गठन के पश्चात इसकी बैठक कब हुई थी? प्रथम लोकसभा का जब गठन हो गया इसके पश्चात इसकी प्रथम बैठक की बात की जा रही है, तो 13 मई 1952 को की गई थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये ऑप्शन करेक्ट है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषदों का सर्जन संसद के द्वारा किया जाता है? विधान परिषदों का सर्जन संसद करती है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत करती है? आप कहेंगे आर्टिकल 169 169 के तहत करती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है? विवेकाधीन शक्ति सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल में मिलती है? आप कहेंगे आर्टिकल 142 में मिलती है। किसमें? आर्टिकल 142 में मिलती है। 139 में तो आपका क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय रिट निकालने की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन विवेकाधीन शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 142 में मिलती है। 50 क्वेश्चन लगा लिए, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। बाकी 51 क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या का जो निर्धारण करने का अधिकार है, वह किसके पास है? संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या का निर्धारण जो है राष्ट्रपति के पास है। सदस्यों की संख्या का निर्धारण करना आर्टिकल 316 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग को शक्ति प्रदान की गई है? तो आपका ऑप्शन रहेगा धारा 42 के अंतर्गत जो है पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 42 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग को शक्ति प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश की 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश में 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष की बात किया है तेजपाल टेमरे त्यारगे। कौन सा? तेजलाल टेमरे 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग गठन कब गठन किया गया था? तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग का जो गठन है वह कब गठन किया गया? ऑप्शन बड़ा प्यारा है, आप कहेंगे वित्त वर्ष 1995-96 वित्त वर्ष 1995-96 में अनुसूचित जनजाति आयोग का जो गठन है वो किया गया था। 25 जून 1995 को ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहां पर है? आपका मुख्यालय कहेंगे आप मध्य प्रदेश से भोपाल बना हुआ है। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश में द्वितीय निर्वाचन आयुक्त कौन थे? मध्य प्रदेश में दूसरे निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए तो गोपाल शरण शुक्ला थे। कौन थे? गोपाल शरण शुक्ला थे। जबकि एन.बी. लोहानी पहले नंबर पर थे, गोपाल शरण शुक्ला जो है दूसरे निर्वाचन आयुक्त थे। और तीसरे नंबर की बात किया तो विजय अजीत राय ज्यादा थे, और आप बात किया आर परशुराम की तो यह चौथे नंबर पर थे। तो यह सभी आप याद कर सकते हो। विभिन्न आंकड़ों के अनुसार विकसित भारत @ 2047 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना होने का अनुमान बताया जा रहा है? तो 2047 तक बात की जा रही है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो सकती है? आप कहेंगे 14.9 लाख प्रति वर्ष जो है हो सकती है। याद रखिएगा 2047 तक की बात यहाँ पर भी की गई है। निम्नलिखित में से लोहे अयस्क से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? लोहे अयस्क के बारे में कौन सा ऑप्शन कथन है गलत है? मध्य प्रदेश में लोहे अयस्क ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा एवं खरगोन में उत्पादित होता है। सही है।
मुडबारा एवं कैमूर क्षेत्र लोहे एस्के के लिए प्रसिद्ध है। भाई ये गलत है। मुडबारा एवं जो कैमूर क्षेत्र है आपके लोहे एस्के के लिए नहीं बल्कि चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो हम कहेंगे बी वाला तो ऑप्शन यहाँ पर गलत है। बेल्लाडेला लिमिटेड द्वारा लोह एस्के का उत्खनन किया जाता है, करेक्ट है। और अगरिया पहाड़ी विजय राघवगढ़ लोहे धातु के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद का कार्य क्या है। तो मध्य प्रदेश में व्यापार संवर्धन परिषद के कार्य की बात की जाए तो आप कहेंगे उद्यमिता का विकास करना, निर्यात बुनियादी ढांचे का विकास करना, निर्यात पारिस्थितिक तंत्र का विकास करना, आयात को बढ़ावा देना तो हो ही नहीं सकता है, आयात को बढ़ावा देना तो हो ही नहीं सकता है, निर्यात को बढ़ावा देना होगा। तो ऑप्शन 1, 2, 3 आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात की जा रही है एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत बैतूल जिले का उत्पाद क्या है। तो बैतूल जिले के उत्पाद की बात किया है, सागौन की लकड़ी के बने उत्पादों को बैतूल जिले के उत्पादों को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश सरकार की बाल शक्ति योजना किस विभाग के द्वारा संचालित जो है की जाती है। तो बाल शक्ति योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा जो है संचालित की जाती है, ये ऑप्शन करेक्ट है। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की बात की जा रही है, उस पर विचार करना है कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे बात वहां पर की जाए लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, क्या ये सही है। लाभार्थी की आयु भाई 18 से 45 वर्ष की यहाँ पर बात की गई है। शुरुआत जो है इसकी कब की गई थी, तो शुरुआत आप कहेंगे इसकी शुरुआत जो है 5 अप्रैल 2022 को की गई थी, करेक्ट है। इसका उद्देश्य की बात किया शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है, बिल्कुल ठीक बात है ना। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं का व्यवसाय उत्पाद करने के लिए शैक्षणिक जो आयु योग्यता है वो 12वीं पास यहाँ पर होनी चाहिए, करेक्ट है। तो 2, 3, 4 सही होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका जो है 1, 2, 3, ठीक 4। तो इन्होंने 1, 2, 3, 4 लिख दिया है, वैसे 18 से 45 वर्ष इसमें रखा गया है, वैसे 18 से 40 वर्ष उन्होंने लिखा है, तो पहला ऑप्शन वैसे तो गलत हो गया है ना, खैर बात कोई बात नहीं। तो 2, 3, 4 बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, ए वाला डी वाला नहीं है। दीपक पारेख समिति के गठन का उद्देश्य क्या है। भाई दीपक पारेख समिति गठन किया गया था, उद्देश्य क्या है, तो आधारिक संरचना के वित्तीय मामलों में सुझाव देना इसका जो है उद्देश्य था। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब गठित की गई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 9 जुलाई 1988 की गई थी। तो आप कहेंगे 9 जुलाई 1988 को आपके राष्ट्रीय आवास नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना जो है की गई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को महारत्न का दर्जा कब प्राप्त हुआ है। तो महारत्न का दर्जा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात की जा रही है, तो 14 महारत्न कंपनियों में शामिल है और 2024 में इसको जो है महारत्न का दर्जा दिया गया है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, तो जीएसटी परिषद का कौन अध्यक्ष होता है, आप कहेंगे जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है ना। केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। सदस्य इसके मध्य से चुने जाते हैं, उपाध्यक्ष, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे बात की जाए तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का जो क्वथनांक बिंदु है वो है घटता है, क्या ये सही है। बिल्कुल बात ठीक है, अगर ऊंचाई पर जाती है जल का क्वथनांक जो है घटने लगता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, अरे बढ़ता नहीं है भाई, ये ऑप्शन आपका आर 12 गलत है, केवल पहला सही है, परंतु आर ऑप्शन यहाँ पर गलत है। क्या है, आर ऑप्शन गलत है, ध्यान रखिएगा, है ना। बढ़ता नहीं है, उसकी वायुमंडलीय दाब जो है घटता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन गलत है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का, अरे भाई हड्डी को धक्का नहीं दे सकती है, मांसपेशियां व्यक्ति को चलने, बोलने, खाने सब में सहायक होती हैं। तो आप कहेंगे भाई ये तो गलत हो गया, और जो गलत है वही सही हो जाता है। मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, करेक्ट है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी और सख्त एवं मोटी हो जाती है, करेक्ट है। उपयुक्त में से ये तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। एक गलत ऑप्शन है, जैसे जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 में बना था, बिल्कुल सही है। वन संरक्षण अधिनियम 1975, वन संरक्षण अधिनियम 1927 में बना था। कब बना था, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980, माफी चाहता हूँ 1980, माफी 1980 में बना था, बी ऑप्शन गलत है। भारतीय वन अधिनियम 1927 बना था। अगर ये आ जाता ना भारतीय वन अधिनियम, तब आप कहते कब बना था, 1927 में बना था, याद रखिएगा। लेकिन वन संरक्षण अधिनियम की बात किया तो 1980 में बना था। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 बना, ये 81 में बना, ठीक है। और जल उपकर प्रदूषण अधिनियम 1977 बना, ये करेक्ट है। तो बाकी ऑप्शन आपके सभी सही हैं, केवल आपका बी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट आता है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया है। आप कहेंगे शहडोल जिले से शुरुआत जो है की गई है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 के अनुसार एसडीजी 4, एसडीजी 7, एसडीजी 10 किस चीज को दर्शाते हैं, बताना है। तो यहाँ पर एसडीजी 4 जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को दर्शाता है ना, 4। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा एसडीजी 7 को दर्शाता है। असमानता और कमी एसडीजी 10 को दर्शाता है। तो आप कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट आता है, किस प्रदूषक की उपस्थिति के कारण ब्लैक फुट रोग उत्पन्न होता है? ऐसा कौन सा प्रदूषक है जिसकी उपस्थिति हो जाती है ब्लैक फुट रोग उत्पन्न हो जाता है? तो ब्लैक फुट रोग की जैसी नाम आ जाए आप कहेंगे आर्सेनिक। किसकी? आर्सेनिक की उपस्थिति में जो है ब्लैक फुट रोग जो है सामने आ जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो खसरा उन्मूलन लक्ष्य 2020 रखा गया था, बिल्कुल बात ठीक है। प्रत्येक वर्ष बजट 8% स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में खर्च होगा, ये भी ठीक बात है। वर्ष 2025 तक 1 वर्ष की उम्र में 100% बच्चों का टीकाकरण करना लक्ष्य था। नहीं, तो 2025 तक तो ये कहा था कि तपेदिक टीबी की बीमारियों का उन्मूलन करने का लक्ष्य, तीसरा गलत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय को 2025 तक जीडीपी का 3.5 करने का लक्ष्य था, 3.5 नहीं था बल्कि 2.5 का लक्ष्य था, तो चौथा भी गलत है। केवल पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, जबकि तीसरा और चौथा गलत था। भारत के उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाह की बात की जाती है, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया कौन है? आपका ऑप्शन रहेगा अनीस दयाल सिंह है। कौन है? अनीस दयाल सिंह है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जेनिफर सिमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? जेनिफर सिमंस की बात की जा रही है किस देश की? तो आप कहेंगे पहली महिला राष्ट्रपति जो है सूरी नाम की बनी हुई है। कमल किशोर गोयनका का जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध कहां से है? तो भाई कमल किशोर गोयनका का भी हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है, और इनका संबंध की बात की जा रही है प्रख्यात साहित्यकार से इनका जो है संबंध है। 2026 के लिए कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार जो है प्रदान किए गए हैं? तो आप लोगों को मैंने करंट अफेयर्स की 2 बुकें पूरा कंप्लीट करवाई हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो। एक तो आपकी कराई है हमने एग्जामपीडिया की। किसकी कराई है? एग्जामपीडिया। और एग्जामपीडिया की 2 आती है, एक आपकी आती है एमपी करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट करा दी, दूसरा आपकी है नेशनल और इंटरनेशनल पूरा कंप्लीट करा दी। करंट अफेयर्स में एक और बुक आती है आपकी परीक्षा धाम। कौन सी आती है? परीक्षा धाम की आती है। ये आपकी एमपी और इंटरनेशनल एक ही बुक में दोनों आती हैं। उसको भी 7-7 8-8 घंटे की वीडियो बनी है, उनको चैनल पे जाके देख लेना। हाँ, अब क्वेश्चन पे लौटती है, 2026 के लिए कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? आप कहेंगे 16 लोगों को मरणोपरांत जो है पद्म पुरस्कारों को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025 में महिला एकल विजेता स्वियाटेक जो है इनका संबंध किस देश से है? तो आपकी बात की जा रही है, तो स्वियाटेक का संबंध जो है पोलैंड देश से इनका संबंध है। ISSF विश्व कप की मेजबानी भारत के द्वारा किस वर्ष की जाएगी? ऑप्शन रहेगा 2027 में की जा रही है। 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत जो है किसके उत्पादन में विश्व में पहला स्थान रखता है? भारत जो है पूरे विश्व में पहला स्थान की बात किया तो दलहन और दूध के उत्पादन में पहला स्थान जो है रखता है। जैसलमेर के पत्थरों से बना भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय अभय प्रभावना कहाँ खोला गया है? तो जैसलमेर के पत्थरों से बना भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय अभय प्रभावना की बात की जा रही है, ये आपके पुणे महाराष्ट्र में खोला गया है। कहां पर? पूरे पुणे महाराष्ट्र में खोला गया है। अगर यहाँ पर नदी पूछी जाती तो आप कहते इंद्रायणी नदी पर खोला गया है। इंद्रायणी नदी पर जो है पास में ही है खोला गया है। पीले जैसलमेर पत्थर से बना हुआ है। दिसंबर 2025 में इसरो के द्वारा लॉन्च अब तक का सबसे भारी उपग्रह ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 कितने किलोग्राम का है? तो आप कहेंगे जो कितने किलोग्राम का है, जो सबसे भारी है 6161 किलोग्राम का है, या रखिएगा, जिसका नाम ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 नाम जो है रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या है, मध्य प्रदेश ने अपना सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कब तक दोगुना करने का जो है लक्ष्य रखा हुआ है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा जो जीएसडीपी का लक्ष्य जो है आपका 2028-29 तक कहा है कि हम दोगुना कर लेंगे। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता लगभग कितनी है? प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता 652 ग्राम प्रति दिन है, मतलब कि आधा किलो, आज 500 ग्राम से ज्यादा है, 652 ग्राम प्रति दिन। मई 2025 में मध्य प्रदेश के किस शहर में द चेंज मेकर कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है? तो द चेंज मेकर कॉन्क्लेव का आयोजन जो है मध्य प्रदेश के शहर में, तो आप कहेंगे इंदौर शहर में जो है किया गया था, इंदौर में किया गया है। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन किसके नाम पर किया हुआ है? तो आप कहेंगे रुद्रम के नाम पर जो है किया हुआ है, रुद्रम के नाम पर किया हुआ है। यह रेलगाड़ी की बात किया तो मालगाड़ी की 4.5 किलोमीटर यह लंबी है, और यह एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विद्या 2025 में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है? तो इसको अगर शॉर्टकट में बोला जाए तो बीबी जी राम जी बिल,
इस नाम से पेश हुआ है 2025 में। और यहाँ पर रोजगार गारंटी जो है 100 दिन से 25 दिन बढ़ा दी गई है। 125 दिन जो है रोजगार की गारंटी को यहाँ पर दे दिया गया है। इंटरनेट ट्रेंड के लिए एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है। अब इनमें से कौन सी नहीं है? तो प्रमोशन एक स्ट्रेटजी है, नेगोशिएशन ये स्ट्रेटजी थोड़ी ना होती है, प्राइस है और प्रोडक्ट भी है। तो नेगोशिएशन इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी में नहीं आता है, जबकि प्रमोशन, प्राइस और प्रोडक्ट आते हैं। कौन सा एक यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता? एक ऐसा यूजर डाटाग्राम है जो प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता, नेटवर्क फाइल सिस्टम करता है, डोमेन नेट सिस्टम करता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल करता है, जबकि रिलायबिलिटी की बात किया तो यह आपका नहीं करता है। तो डी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं, एक मेलवेयर जो एक वेद सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और एक बार यह उपयोगकर्ता को बहाल करके इंस्टॉल करवा देता है, तो यह काफी हद तक वायरस या बर्म की तरह काम करता रहता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहेंगे? इसे ट्रोजन कहते हैं। रखेगा क्या कहते हैं? इसे ट्रोजन के नाम से जाना जाता है। ट्रोजन हॉर्स भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ट्रोजन हॉर्स भी कहते हैं। ब्रॉडबैंड अभिसरण प्रौद्योगिकी का उपयोग ट्रांसफर के लिए होता है। किसके लिए? ट्रांसफर के लिए। ध्वनि, डेटा और वीडियो ट्रांसफर के लिए जो है प्रयोग को किया जाता है। कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो डेटाबेस का तैयार जो है किया जाता है। इसी तरह पीएनजी का अर्थ क्या होता है? पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? सीधी सी बात किया है तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स जो है पीएनजी का फुल फॉर्म होता है, आप देख सकते हो। कौन सी एक मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस योजना नहीं है? कौन सी नहीं है बात कर रहा है? तो समग्र पोर्टल है, हेड स्टार्ट है और आपकी ज्ञान दूत है, जबकि दिशा ऐप की बात किया तो आपकी नहीं है। मामूलियत त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? मामूलियत त्योहार की बात की जाए तो आपकी कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है। याद रखने का किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है आपका मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो मामूलियत त्योहार आपका कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है और यह कुंवारी कन्याओं के द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है गल प्रमुख पर्व है। गल प्रमुख पर्व है, आप कहेंगे भील जनजाति का गल प्रमुख पर्व है। इस स्वतंत्रता सेनानी को आजीवन कारावास को सजा देकर अंडमान जेल भेज दिया गया था, आप कहेंगे भीमा नायक। इसको भीमा नायक को स्वतंत्रता सेनानी थे, आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान जेल में भेज दिया गया था। भरेवा धातु शिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भरेवा धातु शिल्प के लिए बात की जा रही है, बैतूल जिला प्रसिद्ध है। इसी बात की जाए तो कलदार कहाँ पहनने वाला आभूषण और किससे बनता है? भाई बात करें कलदार जो होता है एक आभूषण है। कलदार जो है गले में पहनने वाला आभूषण है और यह चांदी का बनता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए शुरू की गई आहार अनुदान योजना का प्रारंभ कब किया गया था? दिसंबर 2017 में आहार अनुदान योजना का प्रारंभ जो है किया गया है। अंतिम क्वेश्चन आता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है? आप कहेंगे आर्टिकल 366 के क्लोज 25 के अंतर्गत जो है अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। आज हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चनों को लगाया है। इसी तरह हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको जो है नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। साथ में जैसे कि हमने बताया कि हमारा ऐप आ चुका है, जिसकी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। इसका नाम यूपीएससी नट है। मल्टीपल्स आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, जैसे आकार, MGICS, सफलता, चैंपियन वगैरह वगैरह आपको मिल जाएंगी कोचिंग की टेस्ट। पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट जो है निकलवा सकते हो। नेक्स्ट बात, उसमें बहुत सारे कोर्सेज भी चल रहे हैं यहाँ पर, उनको भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो। तो आज ही इसमें आप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।